अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने आज सहाफ़ियों से अहम गुफ्तगू की है, जिसमें अदलिया से मुताल्लिक हाल ही में उठने वाले बहुत से सवालात के जवाब दिए हैं और साथ ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़त के हवाले से भी बात की है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रियासती सतूनों से मुताल्लिक रिमार्क्स दिए हैं कि जिन्हें स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी रूलिंग में पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। पहले आपको बताएं कि इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों दावा किया था कि उन्होंने मुल्क के हालात पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस याया अफरीदी को खतूत लिखे हैं। इसके जवाब में सिक्योरिटी ज़राए से यह खबर आई थी कि ना तो आर्मी चीफ को इमरान खान का कोई ख़त मिला है और ना ही वो उनका ख़त पढ़ने में कोई दिलचस्पी रखते हैं। सियासी बातें सियासतदानों से की जाएँ। इसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम खुला ख़त तहरीर किया था, जो सोशल मीडिया पर जारी किया जा चुका था। लेकिन चीफ जस्टिस याया अफरीदी को इमरान खान ने 24 जनवरी को ख़त लिखा था, जिसके मिलने की आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने खुद तस्दीक कर दी है और सहाफ़ियों को गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि इमरान खान का ख़त मिल गया है, जिसमें संजीदा नोयत के नकात शामिल हैं। इमरान खान ने ख़त के साथ दीगर मवाद भी मुंसलिक किया है। इमरान खान जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुताल्लिक है। मैंने इमरान खान का ख़त जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है, वो तय करेंगे। ख़त कमेटी को भेजने का फैसला कल कर लिया था। कमेटी से कहा है कि इस ख़त का जायज़ा लेकर फैसला करें। ये मामला आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत आता है, लिहाजा इसे आईनी बेंच ने ही देखना है। यानी चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने भी वाज़ेह कर दिया है कि वो मौजूदा आईनी निज़ाम से बाहर निकल कर कोई कदम नहीं उठाएंगे और इमरान खान के ख़त पर फैसला भी 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाला आईनी बेंच ही करेगा। इमरान खान ने 24 जनवरी को चीफ जस्टिस याया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम पाकिस्तान में आईनी निज़ाम की तबाही के उन्वान से एक तवील ख़त में सुप्रीम कोर्ट से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुल्क में जारी जुल्म और सितम का सद्देबाब करने और अवाम की शिकायत का जायज़ा लेने के लिए एक या उससे ज़ायद कमीशन कायम करने की इस्तदा की थी और ख़त के साथ मुख्तलिफ दस्तावेज़ात भी मुंसलिक की गई थी। अब इस ख़त का चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने आईनी बेंच के हवाले कर दिया है, जो इस पर फैसला करेगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अदालती इस्लाहात के लिए अदालती पॉलिसी मेकिंग कमेटी की मीटिंग बुला रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हर मीटिंग में मुदाखलत की बात एजेंडा आइटम नंबर 1 पर होती है। चीफ जस्टिस ने मजीद बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को कायम मकाम जज के तौर पर लाया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब टैक्स केसेस में एक्सपर्ट हैं। मैं उनको सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहता था। जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में उनका नाम दोबारा ज़ेरे गौर आएगा। मेरे साथी जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस ही नहीं सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फादर फिगर होता है। ब्रादर जज ये समझ रहे हैं कि इशूज़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा, मगर कल दोनों इशूज़ तय हो गए थे। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट का था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुडिशल कमीशन का इजलास हम पर आईनी जिम्मेदारी आयद करता है। मामलात अदालतों में खुलकर तय होंगे, छुपन छुपाई नहीं होगी। जिन्होंने बॉयकॉट किया उनको एक दिन और इंतज़ार कर लेना चाहिए था। जुडिशल कमीशन के इजलास में सीनियरिटी का मामला उठाया गया। मेरी ज़ाती राय में वो नाम लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए था। मेरी राय थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में वो नाम नहीं होना चाहिए था। अटॉर्नी जनरल मसूर उस्मान अवान के तहफ़्फ़ुज़ात भी मीटिंग मिनट्स में वो शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल और मेरी राय में यकसानियत है। जजेस का ट्रांसफ़र आइन में दर्ज है। ट्रांसफ़र और सीनियरिटी को मिक्स ना करें। मेरी राय में सीनियरिटी का मामला अदालती इख्तियार समाज से जुड़ा हुआ है। अगर कल बॉयकॉट ना करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। आइंदा हफ्ते से 2 मुस्तकिल बेंचेस सिर्फ क्रिमिनल केसेस सुना करेंगे। सजाए मौत के केसेस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। नए जजेस लाएंगे तब ही केसेस समाअत के लिए फिक्स होंगे। चीफ जस्टिस ने बताया कि 26 अक्टूबर को हल्फ लेने के बाद हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर बुलाया। जो मेरे अख्तियार में है वो मैं ज़रूर करूँगा। कोर्ट पैकिंग का तासुर गलत है। जजेस का हाई कोर्ट से तबादला और सीनियरिटी 2 अलग अलग मामलात हैं, उन्हें मिक्स ना कीजिए। मैं जुडिशल कमीशन के इजलास में अपनी राय दे चुका हूँ। मेरी राय पर अदालती नजरसानी हो सकती है। चीफ जस्टिस ने बताया कि IMF के वफ्द के तहफ़्फ़ुज़ात बैरूनी सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुझे ख़त आया था कि IMF का कंसर्न आया हुआ है। मैंने वज़ीर आज़म को अटॉर्नी जनरल के ज़रिए पैगाम भिजवाया कि ख़त का जवाब ख़त की सूरत में नहीं दूंगा, आप वफ्द के साथ तशरीफ़ ले आएँ। चीफ जस्टिस ने तवक्को ज़ाहिर की कि कौमी अदालती कमेटी का एजेंडा कल तक फाइनल हो जाएगा। अपोजिशन लीडर को भी तजावीज़ के लिए कहा गया है। इंसाफ की फरहमी से मुताल्लिक अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म से तजावीज़ मांगी है। चीफ जस्टिस से सवाल हुआ कि अदलिया में इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए आप क्या इक़दाम करेंगे, तो चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि ख़त लिखने वाले जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। पुरानी चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जुडिशल कमीशन में तब्दीली आई है। खूबसूरती यह है कि जुडिशल कमीशन का कोई भी रुकन अब नाम दे सकता है। बहुत अच्छे जजेस आ रहे हैं। मैंने जजेस से कहा कि सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। मैंने कहा कि मुझे जजेस लाने दें। 4 जजेस का ख़त अभी खोला भी नहीं था, देखा कि टीवी पर चल रहा है। न जाने इंतज़ार क्यों नहीं करते।
पैनिक कर जाते हैं। मैं अपनी बात मुतल्लिका फोरम और वक्त पर करता हूँ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से आज ये खबर आई है, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क सामने आए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज रोकने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क दिए कि अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब कोलैप्स कर गए हैं। अदलिया रियासत का सुतून है और ये रियासती सुतून हवा में ही है। हम फिर भी मायूस नहीं हैं। इस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने असेंबली इजलास के दौरान रूलिंग देते हुए कहा कि जज का बयान पार्लियामेंट पर हमला है, किसी को पार्लियामेंट के बारे में बयानबाजी का हक नहीं है। स्पीकर अयाज सादिक ने वफाकी वजीर कानून को हिदायत की कि वो मुतल्लिका जज को यह पैगाम पहुंचाएं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। नोबडी हैज अ राइट टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। दिस इज आवर प्रोरोगेटिव। इफ दिस इज ट्रू, आई होप दिस इज नॉट ट्रू। इफ दिस इज ट्रू, प्लीज कन्वे टू दैट ऑनरेबल जज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पार्लियामेंट। अगली बात भी करा दूं, 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था, मेरे साथ हुआ। मैं इसी कुर्सी पे बैठा था, जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी, 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम। तो इसलिए आई विल नॉट टेक दैट एट ऑल। प्लीज, दिस इज एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट, जिसमें आप भी तशरीफ रखते हैं, ये भी तशरीफ रखते हैं। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। लॉ मिनिस्टर। इसके अलावा आज IMF वफ्द ने भी चीफ जस्टिस याया अफरीदी से मुलाकात की है, जिसके बारे में चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को बताया कि IMF वफ्द को जवाब दिया कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। ये हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसील बताएं। मैंने वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया और बताया कि मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। वफ्द ने कहा कि हम मुआहदों की पासदारी, प्रॉपर्टी हुकूक के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया कि हम इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। मैंने IMF के वफ्द को बताया कि आप बेहतरीन वक्त पर आए हैं। वफ्द को अदालती रिफॉर्म्स और नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया। IMF के वफ्द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स से मुतालिक तजावीज़ दी। मैंने वफ्द को बताया कि हम भी तजावीज़ देंगे। IMF के वफ्द को बताया कि हाई कोर्ट्स में जल्द समाअत के लिए बेंचेस बनाएंगे। मैंने वफ्द से कहा कि जो आप कह रहे हैं वो दो तरफा होना चाहिए। वफ्द ने कहा कि हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मैंने वफ्द से कहा कि हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए होगी। सबको हक़ाइक़ मालूम होने चाहिए कि IMF का वफ्द क्यों सुप्रीम कोर्ट आया था। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने IMF के लिए डोजियर तैयार कर लिया है। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब डोजियर IMF के वफ्द को देंगे। हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन, हमारे JC में जो मेंबर्स हैं, वो IMF के वफद के साथ जो हैं वो मुलाकात भी करेंगे और एक पोजीशन है, हमारा स्टैंस है। हमने एक डोजियर भी तैयार किया है, जिसको आज याया अफरीदी साहब ने मेंशन किया और अली इजाज़ साहब ने राइटली ये कहा। हमारा मुतालबा है कि हमारी वो पटिशन फ़ौरन लगाई जाए, उस पर प्रोसीडिंग की जाए, आइनी बेंच करे या आइनी कमेटी जो भी इनका सिलसिला है वो करें और हम IMF के वफद को मिल के जो हक़ाइक़ हैं वो सामने रखें। जो दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई के घर पर अपोजिशन का इजलास भी हो रहा है। इस सूरत पर बात करेंगे। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। वैसे साहब, ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिससे आप उम्मीद वाबस्ता करते हैं, कभी चाहे वो प्रोटेस्ट हो या फिर कोई ख़त हो चीफ जस्टिस को हो, आर्मी चीफ को हो, मगर हर जगह से ऐसा लग रहा है कि बात बन नहीं रही है। फिर कोर्ट पैकिंग का जो आप इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी तेज़ी से मामला आगे बढ़ रहा है। कल मज़ीद तैनातियाँ हो गई और तो आज जब आप इमरान खान साहब से मिले हैं, वो मायूस हैं या उन्हें फिर भी कोई ना कोई उम्मीद लगती है कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकलेगा? देखिए सर, शहज़ैब, इमरान खान मायूस होने वाले लोगों में से नहीं हैं। उनकी शख्सियत जो है वो हमेशा मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं और मुकाबला करते हैं, आखिरी बॉल तक लड़ते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल इनोवेशन करते हैं और अपनी एक लीडर की तरह उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिकमत अमली अपनाई जाती है। हम कतई तौर पे मायूस नहीं हैं। हमने एक स्टांस है, हमारा एक हकीकी आज़ादी का उनका एक नज़रिया है, जिसके ऊपर जो है पूरी पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी 2024 को उनको वोट दिया। उनको इलेक्शन जेल में होने के बावजूद लैंडस्लाइड विक्ट्री से जिताया, जिसके बाद फॉर्म 47 का इलेक्शन फ्रॉड किया गया और 8 फरवरी 2025 को भी लोगों ने साबित किया कि वो इमरान खान के साथ हैं।
इमरान खान साहब के जो लेटर लिखे जाते हैं वो बतौर एक कौमी रहनुमा जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं उन हक़ाइक़ की तरफ जो है वो इशारा है, और उन पॉलिसीज़ को जिनके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है वो उन हल्कों को और अवाम के सामने जो है ये चीज़ रखी जाती है। इमरान खान साहब ने दो खुले खत और इमरान खान साहब ने 2 खुले खत आर्मी चीफ को लिखे, तीसरे की बात करी थी अलीमा खान साहब, अब दोनों उन्होंने तो कहा कि जी इंटरेस्ट नहीं है हमें। चीफ जस्टिस को लिखा, चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये मामला है तो आर्टिकल 184(3) से मुताल्लिक है, मैंने इमरान खान का खत जजिस की आईनी कमेटी को भिजवा दिया है, वो तय करेंगे। तो यहाँ से भी आपको लगता है कुछ निकल पाएगा? उन्हें चीफ जस्टिस से उम्मीद थी, चीफ जस्टिस ने आईनी कमेटी को भिजवा दिया, उस आईनी कमेटी से कोई उम्मीद है आपको? देखिए, आईनी कमेटी या आईनी बेंच क्या करता है क्या नहीं करता ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बार जो यूएसबी में एविडेंस है उसका भी चीफ जस्टिस ने कहा है कि वहाँ पे बहुत संजीदा जो है वो हमें मवाद मिला है, और ये लेटर जो है उसको उन्होंने कंसीडर करते हुए उस पर एक्शन लिया है, और एक्शन लेके जुडिशल कमीशन कमेटी को भेजा है जो आईनी बेंच की कमेटी है नए आर्टिकल 26 के तहत। अब उसको आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट ही बुनियादी शहरी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है, लोगों के शहरियों के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत जो है वो सुपीरियर कोर्ट्स का बुनियादी काम है। अगर ये अनफॉर्चुनेट बात है कि जो अदालतें हैं पिछले कुछ अरसे से अपने जब से ये नए इलेक्शन हुए स्पेशली उसमें काजी फायज़ ईसा ने इस इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दिया, और उसके बाद आने वाली सुप्रीम कोर्ट दिन ब दिन कमज़ोर होती रही, और उन जजेस के ऊपर जो कि आज़ाद मंच जजेस हैं उनके ऊपर एक मुसलसल असॉल्ट किया गया, और वो जजेस जो कि 6 स्टेटस को के खिलाफ जिन्होंने लेटर लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन जजेस को भी तख्ता मश्क बनाया गया, और उन जजेस के ऊपर एक बाकायदा असॉल्ट किया गया। एक प्लानिंग के तहत उनको जो है कोर्ट पैकिंग की गई, और दूसरे कोर्टों से जूनियर जजेस को लाके परमानेंट सीनियर जजेस के ऊपर बिठाया गया। इवन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते जाते आमिर फारूक साहब ने जो है वो कमेटियों में पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ कि एक इंटरम जज जो है जो अभी पक्के भी नहीं हुए हैं कच्चे जज को परमानेंट जजेस सीनियर जजेस के की बजाय कमेटियों में शामिल किया गया। ये अनप्रेसिडेंटेड है। अदालत को इस तरह से मजाक जो है या इस तरह से अदालत का जो एक मजाक उड़ाया गया ये पहले तारीख में नहीं मिलता। हुकूमत का रास्ता रुके या ऐसे इक़दाम का रास्ता रुके उसकी बात हो रही है। जैसे अब आप दोबारा आपने आज अनाउंस किया कि जो उमर अयूब साहब हैं वो IMF के वफ़द से मिलेंगे और उन्हें डोजियर देंगे। उससे पहले भी IMF को लिखा गया, मुतादिद बार कोशिश की गई मगर वो मामला भी इफ़ेक्टिव नहीं साबित हो सका, बार बार उनके इल्म में लाने की बात की गई। तो क्या अब कोई फ़ायदा हो जाएगा? देखिए शाहज़ैब, हमारा जो कोर इशू है वो 3 इश्यूज़ हैं जिसमें डेमोक्रेसी का रिवाइवल है, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना है और ह्यूमन राइट वायलेशन को रोकना है, और इसके साथ साथ आज़ाद मीडिया और आज़ाद जो इंटरनेट है ये हमारा जो है आज़ाद अदलिया जो है ये हमारा मतमा नज़र है। जो ह्यूमन राइट वायलेशन है वो यूनिवर्सल इशू है, वो किसी तौर पर भी किसी मुल्क या किसी एक इलाके तक महदूद नहीं रहता। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़लस्तीन कॉज को ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर वो सपोर्ट किया, और आज तक जो पॉलिसी पाकिस्तान जिस पे अमल पैरा है वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब की दी गई है जो कि ह्यूमन राइट वायलेशन पे दी गई थी। तो हम ह्यूमन राइट वायलेशन को इस बात से तो इनकार नहीं है कि आप लोगों के साथ जो हो रहा है और तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है जाहिर है बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिस तरीके से कानून का रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। मगर जहाँ जहाँ से आपको उम्मीद वाबस्ता हुई है, चाहे वो IMF हो, मुख्तलिफ इदारों को ख़त लिखना हो, अमेरिका में इंतज़ामिया का तब्दील हो जाना हो, ट्रंप का आना हो, वहाँ से अब क्या ना उम्मीदी हो रही है या आपको लगता है कुछ ना कुछ होगा आगे आके? देखिए, हमारी एक जदोजहद है जो हम मुल्की सतह पे भी कर रहे हैं और बैन अल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर भी कर रहे हैं, और हम जदोजहद ही कर सकते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकराती अमल हमारा हुकूमत के साथ तातुल का शिकार है, लेकिन अपोजिशन के साथ हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है जिसमें हम उनको इन 3 नकात के ऊपर जो है अपने साथ ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं। और अब हम जो अगली सियासी हिकमत अमली है उसमें ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस के साथ साथ मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ द लाइफ में जो लोग हैं, लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम उनको भी दावत देंगे कि आप मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, आइन की बहाली के लिए और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, आज़ाद मीडिया और आज़ाद अदलिया के लिए उस जदोजहद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें। हम इस चीज़ को लेके आगे बढ़े हैं सियासी अंदाज से। हमें जहाँ पे मौका मिलता है हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, हम अपना एक्शन करते हैं, और हम इफ़ेक्टिवली उस चीज़ को हमने दुनिया भर में अपना नैरेटिव जो है वो इस्टेब्लिश किया है और वो एंडोर्स हुआ है, चाहे वो नई अमेरिकन
इंतज़ामिया हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो ह्यूमन राइट के जो फोरम्स हैं वो हो, और पाकिस्तान में जो गैर जानबदार लोग हैं, जैसे अभी आपने भी एक जिक्र किया, इस चीज़ को हमने इस्टेब्लिश किया है और हमारे साथ होने वाली ज़्यादतियों को हमने बहुत अच्छे तरीके से, मैं समझता हूँ कि हमने बैनुल अक़वामी और मुल्की लेवल के ऊपर इसको उठाया है, जिसका फ़ायदा जो है वो सियासी तौर पर डेफिनेटली हम देखते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे जो ये कोशिशें हैं, जो एंडेवर्स हैं, ये सक्सेसफुल होंगे। बहुत शुक्रिया फैसल जोशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कराची में एक वाक़या हुआ, खुद पुलिस पर एक शख्स ने हमला कर दिया, उस शख्स पर अगवा करने का भी इल्ज़ाम है। पहले पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, फिर पुलिस को उस शख्स का रिमांड नहीं मिल रहा है। वो शख्स क्या बहुत ताकतवर है जो पुलिस पर हमला कर दे, उसके घर से भारी असलहा मिले, मगर उसके बावजूद ये सब हो रहा हो। तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। कराची के इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन में अगवा बराए तावान के एक वाक़े में सामने आने वाली खौफनाक और होशरुबा तफसीलात ने शहर की पुलिस और अदालती निज़ाम पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। शहरियों में खौफ व हिरास पैदा कर दिया है। पहले तो पुलिस एक महीने तक मुबैना अगवाकार का सुराग ही नहीं लगा सकी, जो डिफेंस में ही रह रहा था। फिर जब मगवी के वालदैन की कोशिशों से मुलजिम का पता चल गया तो मुलजिम के बंगले पर छापा मारना खुद पुलिस के लिए महंगा पड़ गया। साथ ही मुलजिम के बंगले से मिलने वाले जदीद असलहे, फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों और दीगर ममनू आशिया ने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि डिफेंस जैसे इलाके में एक रिहायशी बंगले में पुलिस की नाक के नीचे खुलेआम मुबैना तौर पर गैर कानूनी सरगर्मियाँ चल रही थीं। मुबैना अगवाकार और मगवी दोनों का ताल्लुक भी इसी इलाके से है, मगर इसके बावजूद पुलिस अब तक मगवी का सुराग नहीं लगा सकी है। और अब अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं जिनकी पुलिस ने अभी तक तस्दीक नहीं की है। ये केस क्लिफ्टन कराची के इलाके दरख्शां से 6 जनवरी से लापता 23 साला मुस्तफ़ा आमिर का है, जिनके वालदैन का दावा है कि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा घर से गाड़ी लेकर निकला था और तब से लापता है। वालदैन के मुताबिक इस दौरान उन्होंने पुलिस से रब्ता किया, थाने के चक्कर लगाते रहे, मगर पुलिस ने ताउन नहीं किया। यहाँ तक कि मुकदमे के इंदिराज के 15 से ज़ायद दिन गुजर जाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस दौरान वालदैन खुद अपनी मदद आप के तहत मुस्तफ़ा को तलाश करने की कोशिशें करते रहे, उसके दोस्तों से रब्ते करते रहे, जिनमें अरमगान कुरैशी नामी एक दोस्त भी शामिल था। मुस्तफ़ा के वालदैन के मुताबिक अरमगान शुरू में तो ठीक से बात कर रहा था, मगर फिर कुछ दिन बाद उसका रवैया बदल गया। उसने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी, जिससे वालदैन को अरमगान पर मुस्तफ़ा के अगवा का शक हो गया। फिर अरमगान से कॉल पर बात होने के बाद ही एक गैर मुल्की नंबर से वालदैन को एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें मुस्तफ़ा की रिहाई के बदले में 2 करोड़ रुपए का तावान मांगा गया। और जब अगवा और तावान का मामला आ गया तो केस मकामी पुलिस से CIA पुलिस को मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात CIA पुलिस के हाथ में चली गई और मुस्तफ़ा के वालदैन की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर आज से 3 दिन पहले और मुस्तफ़ा के मुबैना अगवा के 1 महीने बाद यानी 8 फरवरी को पुलिस और CPLC की टीम ने मुश्तरका तौर पर डिफेंस में एक बंगले पर छापा मारा, मगर पुलिस को बंगले के पहले फ्लोर पर देखते ही घर में मौजूद मुलजिम अरमगान ने 2nd फ्लोर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे DSP असद जुल्फ़िकार और उनका एक मुहाफिज जख्मी हो गया। फिर पुलिस ने 4 घंटे बाद सूरत हाल पर काबू पाते हुए मुलजिम अरमगान को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद जब बंगले की तलाशी ली गई तो पुलिस को मगवी मुस्तफ़ा तो वहाँ नहीं मिले, अलबत्ता उनका मोबाइल फ़ोन घर के अंदर से मिल गया। सिर्फ यही नहीं, घर की तलाशी के दौरान मुलजिम अरमगान से मुताल्लिक बहुत कुछ सामने आ गया। पुलिस ने तलाशी के दौरान मुलजिम अरमगान के घर से एक स्नाइपर और एक MP4 गन और एक राइफल समेत हज़ारों की तादाद में बड़े असलहे की गोलियां भी बरामद कर ली। इसके अलावा पुलिस को मुलजिम के बंगले से फैंसी नंबर प्लेट लगी हुई गाड़ियां भी मिली। मुलजिम के घर से कॉल सेंटर भी पकड़ा गया, 64 लैपटॉप बरामद किए गए। इसके अलावा घर में मोशन डिटेक्टर और फ्लैश कैमरे भी लगे हुए थे। और फिर ये बात भी सामने आई है कि मुलजिम अरमगान ने बंगला 1 साल से ज़ायद अरसे से किराए पर लिया हुआ था और वो अपने साथ 30 से 40 सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर घूमता था। बहरहाल 8 फरवरी यानी हफ्ते को पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। इतवार को पुलिस ने मजिस्ट्रेट से मुलजिम का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया और पुलिस के मुताबिक इतवार को ही मुलजिम ने एतराफ़ कर लिया कि उसने 3 दिन पहले मुस्तफ़ा को कत्ल करके मलीर में फेंक दिया, मगर पुलिस को वहाँ से लाश नहीं मिली। मगर फिर थोड़ी देर बाद मुलजिम अपने बयान से मुकर गया कि उसने मुस्तफ़ा को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया है। मुलजिम बार बार अपना बयान बदल रहा है। ताहम पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरमगान के घर के 2 मुलाजमीन का कहना है कि कुछ दिन पहले उन्होंने घर में फायरिंग की आवाज़ सुनी थी, जबकि मगवी मुस्तफ़ा के वालदैन ने सवाल उठाया है कि मुलजिम को जब गिरफ्तार किया गया तो वो अगर उस वक्त नशे की हालत में था तो उसका मेडिकल क्यों नहीं कराया गया। इसके अलावा कल जब पुलिस ने मुलजिम को मज़ीद जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया तो जज ने उल्टा पुलिस पर ही भरहमी का इजहार करते हुए मुलजिम का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया और उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एक ऐसा मुलजिम जिस पर पुलिस पर हमला करने का इल्ज़ाम था, जिस पर किसी को अगवा करने का इल्ज़ाम था, जिसने दौरान तफ्तीश बताया था
कि उसने अगवा किया है और मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया है, फिर वो अपने बयान से मुकर गया। उससे मज़ीद तफ्तीश करने के लिए पुलिस को जज साहब ने जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, जिससे पुलिस को तफ्तीश में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरी सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मग़वी मुस्तफ़ा आमिर की वालदा वजीहा आमिर और जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। वजीहा आमिर साहब, पहले आपसे बात करेंगे। ज़ाहिर है बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए, आपका बेटा बहुत अरसे से गुमशुदा है और आपको खुद पुलिस में ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, मीडिया पर आवाज़ उठानी पड़ रही है। क्या हुआ आपके बेटे के मुबैना अगवा के बाद, क्या क्या होता रहा? जी, अगवा होने के बाद, ये अगवा की तो हमें क्लियरिटी बाद में आई थी। पहले तो हमारा मिसिंग का ही केस चल रहा था। मिसिंग को जो ये लोग हमें सेल्फ हाइडिंग और बच्चा चला गया है आपका क्योंकि गाड़ी नहीं है और उसका जो है वो फ़ोन एज सच उसका वो नॉन पीटीए है, इस तरह वाले एक्सक्यूज़ेस दे के हम लोग को मतलब लेके चुप कराते रहे हैं कि जी इट इज़ ऑल आवर फॉल्ट कि हम लोग इस तरह से चीज़ें, हमारी जो है हैंडीकैप सा केस है तो उस पर हम क्या उस पर पेशरफ कर सकते हैं। ये पुलिस करती है? मैं बहुत ज़्यादा फ्रॉम 6 till 24 मैं कभी दरख्शां थाने, कभी गिजरी थाने के सिर्फ मेरे चक्कर थे और उनको बताने के लिए प्लीज़ CDR आप लोग निकलवाएं, IPDR निकलवाएं। जैज़ डिवाइस उसके साथ है, उसके पास एक नोकिया फ़ोन है सिम वाला, उसकी गाड़ी में रखा जाता है हमेशा से कि उसका अगर फ़ोन नॉन पीटीए और वो उसको रीचेबिलिटी कभी नहीं हो तो वो एक्सेस में रहे हमारे। बट इसी दौरानिए में मैं दोस्तों से राब्ते करती रही और कई दफ़ा अरमगान के साथ इसकी रिफ्ट्स की मुझे जो है वो इत्तला मिलती रही। मैं फिर भी उस बच्चे को मैंने हमेशा से जिस तरह सब दोस्तों को फ़ोन करती थी, तो क्योंकि उन्होंने कहा कि ये दोस्त तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा का एक ग्रुप में जैसे इन जनरल लड़कों का उठना बैठना होता है, ये उसमें बैठता है और इनकी कोई आपस में ख़ास बनती नहीं। और मुस्तफ़ा को कई दफ़ा ये धमकियाँ दे चुका हुआ है। हमने शुरू में ही ये इस चीज़ को पता कर लिया था, हमने नॉमिनेट भी किया था, 3-4 लोगों को नॉमिनेट किया और ऑन एंड ऑफ में इस बच्चे से बात करती रही। सब इसके दोस्त आके मुझसे मुस्तफ़ा के मिल के गए, क्लैरिटी दी। इस बच्चे को मैं कहूँ आओ मुझसे मिलने बेटा, आप भी आओ, नहीं मैं आ नहीं सकता हूँ। तो मैंने इसको साफ साफ बोला कि जब तक आप मुझसे मिलोगे नहीं आप मेरी सस्पेक्ट लिस्ट में रहोगे, जिस पे ये बहुत गुस्सा हो गया कि इसने फिर मतलब लाइक थोड़ा मुझसे मिसबिहेव भी किया। बट मैंने इग्नोर कर दिया बिकॉज मैंने नॉमिनेट किया हुआ था और मेरा शक इस पर था। पुलिस को ये मैं बहुत 3-4 दिन के अंदर अंदर नॉमिनेट कर चुकी थी, बट कोई उसको अगर नहीं सीरियस ले रहा था तो मुझे तो अपने मैटर को सीरियस लेना था और मैंने लिया। अब CPLC ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने इसका CDR IPDR बैकफुट पे मुझे सब चीज़ें दी। फिर 24 तारीख को इसी बच्चे के बात करते करते मेरी से कुछ इस तरह के सिलसिले चले कि उसको लगा कि मैं शायद फंसने वाला हूँ या इनको बहुत कोई मेरे पे शक है। मतलब इतने हाईटेक हमारे किडनैपर्स कहाँ से हो गए हैं कि वो ये अमेरिकन सिम से जो है आधी रात में जो है मुझे कॉल करना शुरू करें। खैर इसकी कॉल जो है वो मेरे लिए ब्लेसिंग ही बन गई कि मेरा केस AVCC को ट्रांसफ़र हुआ। एज़ पुलिस का मैं क्या कहूँ कि उनके लिए उनका इतना उनकी कैपेबिलिटी से बाहर था शायद ये केस, तो AVCC उस पर काम करना शुरू हो गई अलॉन्ग विद CPLC तो डे 1 से वैसे भी एक्टिव ही थी और जो मैं उनको लीड्स दे रही थी, जो मेरे शक व शुबहात थे मैं उनको कर रही थी। अरमगान पे वो वॉच रख रहे थे। जब AVCC के पास गया तो 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर ये इसमें केस में इतनी पेशरफ्त हुई कि अल्लाह का करना ये हुआ कि मुस्तफ़ा के कुछ वॉइस नोट्स थे वो रिकवर हुए, जिसमें उसने बताया कि अरमगान ने बुलाया है मुझे और फिर IPDR के हिसाब से उसकी लोकेशन वहाँ की 7:30 बजे आई, क्योंकि 7:55 पे हमने जब उस मुस्तफ़ा को कॉल किया उसका फ़ोन ऑलरेडी बंद हो चुका हुआ था।
एक ऐसा शख्स जो पुलिस पर हमला करता है, पुलिस का डीएसपी जख्मी हो जाता है, पुलिस उसका जिस्मानी रिमांड लेने के लिए जज साहब के पास जाती है और आप लोग भी उस दिन अदालत में मौजूद थे और इतलाती ज़ाहिर ये तो आई गई कि जज साहब ने जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, मगर उनके रवैये के हवाले से भी सवालात उठे। एक ऐसा मुलज़िम जिस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उसने किसी को अगवा किया है, अभी तक उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, मगर उसके बावजूद उसका रिमांड नहीं दिया गया। क्या हुआ अदालत में? जी, मैं चेंबर में ज़बरदस्ती ही खड़ी रह गई थी। हालांकि वहाँ पे मेरी सपोजिटली ज़रूरत नहीं थी या रिमांड के टाइम पे जो कंप्लेनेंट है उसका होना ज़रूरी नहीं है, बट आई मेड इट अ पॉइंट टू बी देयर टू सी व्हाट वाज हैपनिंग एज आई वाज इन अंडर द इम्प्रेशन कि केस कॉम्प्रोमाइज शायद हो चुका हुआ है। तो खैर मैं चेंबर में थी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी जी, आईओ अपना केस क्या प्रेजेंट करने में ही नाकाम हो गया। उसके आधे अधूरे जुमले, उसने किडनैपिंग का कोई जिक्र नहीं किया, उसने मुस्तफ़ा का नाम नहीं लिया, वो बहुत अनक्लियर था। शायद उसी वजह से जज साहब को सिवियरिटी ऑफ केस समझ में नहीं आई कि वो कह रहे थे कि अच्छा डीएसपी को गोली लगी। कैसे गोली लगी? मरा ही नहीं। तुम लोग बाकियों को क्यों नहीं लगी? अगर उसने इतनी फायरिंग खोल दी, राइट लेफ्ट कैसे आड़ ले ली? तुम लोग ने किस तरह से जज कर लिया कि तुम लोग को आड़ लेनी है? और सिर्फ उनको मतलब मुझे कुछ समझ में, शायद मैं बहुत नर्वस थी उस वक्त, मुझे उनका नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बट इन दी एंड यही हुआ कि तुम लोगों ने इसको मारा है और तुम लोग ऐसा ही करते हो कि पुलिस जो है वो मारती है। हालांकि ऐसा जो उस बच्चे को कोई मारा नहीं गया था। अगर मारा गया होता तो शायद मेरे बच्चे का कुछ पता चल जाता। कोई उस पर ऐसा मुझे नज़र नहीं आया, बल्कि मुझे तो लगा कि इस बच्चे से इन्होंने सवाल ही नहीं जैसे किया है। इन 2 दिनों में इन्होंने किया क्या है। बहरहाल वो जो है कुछ उस तरह से ही मामला जो है अनक्लियरली ही डिस्कस होते रहे और एंड उन्होंने कहा जी इसको तो आप मेडिकल कराएं और तुम लोग मैं क्या कर सकता हूँ, पुलिस तो ऐसी ही है, इसलिए तुम लोग को कोई घर में घुसने नहीं देता। जज साहब के कुछ रिमार्क्स इसी तरह से चलते रहे। तो क्या आपने अदालत में बात करने की कोशिश की अपने बेटे के हवाले से? जी, मैंने बिल्कुल कोशिश की। जब पूरी उनकी कार्रवाई उन्होंने 2 दिन का रिमांड कह के और मेडिकल का कह के अपनी बात ख़त्म की, तो मैंने उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने साफ साफ बोला, बीबी मैंने आपकी बात सुननी नहीं है, आपकी बारी 30 दिन के बाद आएगी, आज इनकी बारी है। हम दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द आपके बेटे का पता चले, वो बाहिफाजत घर वापस आए। बहुत शुक्रिया वजिया आमिर साहिबा। दानियल, आप इस इशू को कवर कर रहे हैं। ज़ाहिर एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड सा वाक़या है और अनप्रेसिडेंटेड वाक़े में ये भी नज़र आ रहा है कि क्या बहुत ही बाअसर इंसान है ये कि पहले पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही थी, फिर जज साहब भी रिमांड नहीं दे रहे हैं। क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मुल्ज़िम अरमगान जो है उसके बारे में अहले इलाका का भी ये मौक़िफ़ है कि वो उससे तंग थे। वो 30 से 40 सिक्योरिटी गार्ड असलहा समेत लेके हर वक्त घूमा करता था इलाके में और इलाके में खौफ की अलामत बना हुआ था। मुल्ज़िम अरमगान के ख़िलाफ़ माजी में भी 2 मंशियात के एक्ट समेत दरख्शा थाने में और गिजी थाने में भी मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए थे। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा 23 साल का जो मुस्तफ़ा है वो डिफेंस से लापता हुआ। 7 जनवरी को अहले खाना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। जब कई घंटे की तगदौ के बाद पुलिस ने यह मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 15 से 20 दिन गुजर गए थे, पुलिस ने कोई पेशरफ्त इस वारदात में नहीं की थी। अहले खाना जो है मुस्तफ़ा के, उन्होंने अपने तौर पर तमाम तर चीज़ें दस्तयाब करके पुलिस को दी और जब अगवा बराए तावान की कॉल मौसूल हुई फैमिली को तो ये केस AVCC में डाइवर्ट हुआ और उसके बाद AVCC ने तफ्तीश का आगाज़ किया। CPLC भी साथ रही और जब उसकी आखिरी लोकेशन डिफेंस के एक मकाम की मिली तो वहाँ पर AVCC ने CPLC के हमरा जो है वो छापामार कार्रवाई की, जिसमें मुल्ज़िम की जानिब से शदीद फायरिंग की गई। पुलिस को यरगमाल बना के रखा। जो AVCC हुकाम है उनके मुताबिक मुल्ज़िम के अरमगान के जो बंगला था वहाँ से तकरीबन 65 से ज़ायद लैपटॉप बरामद हुए हैं। जो कीमती असला होता है, आतिशी असला, वो भी बरामद हुआ है। हज़ारों की तादाद में गोलियां बरामद हुई हैं। उसने फायरिंग करके एक
एक DSP को भी ज़ख्मी किया, एक गनमैन ज़ख्मी हुआ। उसके बाद जब अदालत में पेश किया गया तो रिमांड पुलिस को नहीं मिला। DIG CIA मुक़द्दस हैदर हैं, जिनसे हमारी गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू हुई थी, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि मुल्ज़िम अरमगान ने दौरान तफ्तीश इस बात का इंकशाफ किया था कि उसने जो नौजवान था मुस्तफ़ा, उसको कत्ल किया गोलियां मार के और उसकी लाश को अपनी गाड़ी में डालकर मलीर फेंक दिया। लेकिन पुलिस इसे मज़ीद तफ्तीश करती, अदालत ने रिमांड पर नहीं दिया पुलिस को और जेल भेज दिया, जिसके बायस DIG CIA और दीगर जो तफ्तीशी इदारे हैं जो इस वाक़े पर तहकीकात कर रहे हैं, उनका कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी क्योंकि मुल्ज़िम को अदालत ने जेल भेज दिया है। मगर दानियल, अगर मुल्ज़िम ने ये बयान दिया था और कस्टडी में होते हुए दिया था तो जाए वकुआ पे नहीं लेके गई पुलिस के बताओ कहाँ किस जगह का कह रहे हो तुम कि तुम्हें फेंक दिया क्योंकि वो बाद में मुकर गया? जी बिल्कुल शाहजेब, एक यही पुलिस की जानिब से सुसरवी का मुजाहरा किया गया है जब इंतहाई ख़तरनाक मुल्ज़िम जो अगवाकार भी है, जिसने एक DSP और एक उनके गनमैन को ज़ख्मी भी किया, जिसके पास से हज़ारों की तादाद में गोलियां की आतिशी असला बरामद हुआ, उस मुल्ज़िम ने जब किसी बात का इंकशाफ किया कि उसने मकवी नौजवान को कत्ल करके फेंक दिया है, तो क्यों पुलिस बर वक्त उस मुल्ज़िम को लेकर उस मकाम पर नहीं गई कि जहाँ पर उसने निशानदही की थी? ये यकीनी तौर पर ये सवालिया निशान है जो पुलिस की तफ्तीश पर उठ रहे हैं और इसी बात का इजहार जो मुस्तफ़ा के अहल खाना उनकी जानिब से भी किया गया है कि जब मुल्ज़िम ने एतराफ़ कर लिया था तो उसे उसी वक्त लेके जाना चाहिए था पुलिस को उस मकाम पर जहाँ पे उसने लाश फेंकने का कहा है। DIG CIA मुक़द्दस हैदर का ये मौक़िफ़ था कि मुल्ज़िम ने 2 मरतबा इस बात का इंकशाफ किया कि मुस्तफ़ा को उसने कत्ल कर दिया और उसके बाद वो अपने इस बयान से मुखर भी गया, लेकिन जब अदालत ने ही इस मुल्ज़िम को रिमांड पर जेल भेज दिया तो तफ्तीश में इस वक्त मुश्किलात का सामना है। लेकिन जो हमारे ज़राए उनका ये दावा है कि अब पुलिस जो है वो इस बात पे तहकीकात कर रही है कि मुल्ज़िम अरमगान आखिरी मरतबा अपने बंगले से जिस वक्त निकला तो उसका एक रूट मैप तैयार किया जा रहा है CCTV कैमरों की मदद से कि वो किस किस मकामात से होता हुआ कहाँ गया। आया वो मलीर की तरफ गया या किसी शहर के किसी और मकाम पर गया, उसने लाश फेंकी भी या नहीं फेंकी। इन तमाम महरिकात के ऊपर तहकीकात जो है वो की जा रही हैं और साथ ही साथ AVCC ज़राए का ये भी कहना है कि अदालत में एक मरतबा फिर से पुलिस जो है वो इससे दुआ करेगी कि जो मुल्ज़िम अरमगान है उसका रिमांड पुलिस को दिया जाए ताकि उससे मज़ीद तफ्तीश और तहकीकात की जा सके। बहुत शुक्रिया दानियाल, तफसीलात बता रहे थे। इस हवाले से हमने मुतल्लिका पुलिस अफसरान को भी प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी मगर वो नहीं आए। उम्मीद करते हैं कि IG सिंध, वज़ीर आला सिंध इस मामले का नोटिस लें और यकीनी बनाएं कि शफाफ अंदाज में तहकीकात भी हों, अदालतें भी यकीनी बनाएं कि लोगों को इंसाफ मिले, ना कि पुलिस को रुकावटों का सामना करना पड़ा अपनी तहकीकात में। प्रोग्राम भी शामिल करते हैं। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 2023 के मुकाबले में करप्शन के तासुर में इजाफा हुआ है। आज जारी होने वाले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान की रैंकिंग में तनज़्ज़ुली हुई है और पाकिस्तान 180 ममालिक में से 135वें नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि 2023 में पाकिस्तान का नंबर 133 था। यानी गुज़िश्ता साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2 दर्जे की तनज़्ज़ुली हुई है, मतलब कि इस दौरान करप्शन के तासुर में इजाफा हुआ है और 2024 में पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI स्कोर 2023 के 29 पॉइंट्स के मुकाबले में 2 पॉइंट्स कम होकर 27 पॉइंट्स पर आ गया है। जबकि रिपोर्ट से बात भी सामने आई है कि गुज़िश्ता साल दुनिया भर में करप्शन की सतह में खतरनाक इजाफा हुआ है और 2/3 से ज़्यादा ममालिक ने कुल 100 पॉइंट्स में से 50 से भी कम स्कोर किया है और इन ममालिक में दुनिया की 85% से ज़ायद आबादी रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल 7वें साल डेनमार्क CPI इंडेक्स में सबसे ज़्यादा 90 पॉइंट स्कोर करके पहले नंबर पर है। इसके बाद 88 पॉइंट्स के साथ फिनलैंड दूसरे नंबर पर है, जबकि सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। इसी तरह कनाडा और जर्मनी 15वें नंबर पर हैं और बरतानिया का नंबर 20 है और अमेरिका तनज़्ज़ुली के बाद 28वें नंबर पर आ गया है। इसी तरह भारत का नंबर 96 और बांग्लादेश 151वें नंबर पर है, जबकि अफगानिस्तान का 165वां नंबर है और सबसे कम स्कोर तनाज़ात से मुतासरा ममालिक का देखा गया है, जिनमें जनूबी सूडान सिर्फ 8 पॉइंट्स के साथ सबसे आखिर में है। इसके बाद 9 पॉइंट्स के साथ सोमालिया, 10 पॉइंट्स के साथ वेनेजुएला और 12 पॉइंट्स के साथ शाम का नंबर है। वाज़ेह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किसी भी मुल्क में करप्शन की सतह को जांचने के लिए 13 मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा इस्तेमाल करता है और इस डेटा में पब्लिक सेक्टर में बदउनवानी के मुख्तलिफ पहलुओं पर माहिरीन और कारोबारी शख्सियात के जायजे शामिल होते हैं जो किसी भी मुल्क में रिश्वत, अवामी फ़र्ज के गलत इस्तेमाल और सरकारी दफातर को ज़ाती इस मकासद के लिए इस्तेमाल करने समेत अदलिया और इंसाफ की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं और इस डेटा की बुनियाद पर मुख्तलिफ ममालिक को 0 से लेकर 100 तक पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसमें 0 सबसे ज़्यादा करप्शन की सतह को जाहिर करता है और 100
सबसे कम करप्शन की सतह को जाहिर करता है। इसका जायजा लेने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 13 सोर्सेज का डेटा इस्तेमाल किया है, जिसमें माहिरीन की राय और पब्लिक सेक्टर में करप्ट रवैये के हवाले से बिजनेस एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल है। जबकि पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स जांचने के लिए 13 में से 8 मुतल्लिका सोर्सेज पर इन्हिसार किया गया है। पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार जमा करने के लिए वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, PRS इंटरनेशनल और ग्लोबल इंसाइट्स जैसे इदारों की रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। और ये रिपोर्ट्स 2023 और 2024 में जमा किए गए डेटा की बुनियाद पर तरतीब दी गई है। और इन रिपोर्ट्स में पब्लिक सेक्टर के मुख्तलिफ अवामिल पर माहिरीन से सवालात पूछे गए हैं, जिनके जवाबात की बुनियाद पर रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ सेक्टर्स को पॉइंट्स दिए गए हैं और फिर हतमी CPI पॉइंट्स का तयन किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में 2023 के मुकाबले में पाकिस्तान के CPI स्कोर में कमी हुई है, जबकि कुछ में इजाफा देखा गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट, जिसके लिए सितंबर 2024 में डेटा इकट्ठा किया गया था, इसमें पाकिस्तान को 2023 में 20 पॉइंट्स मिले थे, लेकिन 2024 में ये कम होकर 18 हो गए हैं। इस रिपोर्ट के लिए माहिरीन से जो सवालात किए गए थे, उनके मुताबिक क्या मुल्क में अवामी फंड्स की तकसीम और इस्तेमाल के लिए वाज़ेह तरीक़ाकार और एहतसाब का निज़ाम मौजूद है? क्या वुज़रा या अवामी अहदेदारों की जानिब से अवामी फंड्स को ज़ाती या सियासी मकासद के लिए गलत इस्तेमाल किया जाता है? क्या ऐसे खुसूसी फंड्स हैं जिनका कोई एहतसाब नहीं होता? क्या अवामी वसाइल का आमतौर पर इस्तेसाल होता है? क्या एक पेशावर सिविल सर्विस मौजूद है या हुकूमत की जानिब से बराह रास्त बड़े पैमाने पर अहदेदारों का तकर्रुर किया जाता है? क्या अवामी मालियात के इंतजाम की जाँच करने वाला एक आज़ाद इदारा मौजूद है? क्या एक आज़ाद अदलिया मौजूद है जिसके पास वुज़रा या अवामी अहदेदारों के खिलाफ करप्शन का मुकदमा चलाने का इख्तियार हो? और क्या मुआहिदों को हासिल करने और मराहत हासिल करने के लिए रिश्वत देने की रिवायात मौजूद हैं? इसी तरह ग्लोबल इंसाइट्स की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान के पॉइंट्स में कमी रिकॉर्ड हुई है और 2023 के 35 पॉइंट्स के मुकाबले में पाकिस्तान ने 2024 में 32 पॉइंट्स हासिल किए हैं। और ये रिपोर्ट अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 के डेटा पर मबनी है। ये रिपोर्ट लोगों और मुख्तलिफ कारोबारों को दरपेश रिश्वत और दीगर करप्ट प्रैक्टिसेस से मुतालिक तज्ज़िये पर तरतीब दी गई है। इसी तरह सबसे ज़्यादा कमी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एग्जेक्टिव ओपिनियन सर्वे में हुई है, जिसमें पाकिस्तान ने 2023 में 45 पॉइंट्स हासिल किए थे, मगर 2024 में कम होकर सिर्फ 33 पॉइंट्स रह गए हैं। इस रिपोर्ट में एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, अवामी खिदमात, टैक्स, अदलिया, अवामी मुआहिदों और लाइसेंसेस के इजरा में रिश्वत समेत मुल्क में करप्शन की वजह से अवामी फंड्स की कंपनियों या अफराद को मुंतकली का जायजा लिया गया है। और इस रिपोर्ट का डेटा मार्च 2024 से अगस्त 2024 तक इकट्ठा किया गया। इसी तरह वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट, जिसके लिए जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक डेटा इकट्ठा किया गया था, उसमें भी पाकिस्तान के CPI स्कोर में कमी हुई है। और रिपोर्ट में पाकिस्तान को 2024 में सिर्फ 14 पॉइंट्स मिले हैं, जो कि 2023 में 20 थे। और ये रिपोर्ट पब्लिक सेक्टर, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटर और अदलिया में करप्शन के इंडेक्स पर तैयार की गई है। जबकि PRS इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान का CPI स्कोर 2024 में 1 पॉइंट बेहतर हुआ है, जो पहले 32 पॉइंट्स पर था। इस रिपोर्ट में सियासी निज़ाम में करप्शन का जायजा लिया गया है और इसके लिए डेटा सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक कलेक्ट किया गया है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक की कंट्री पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट में भी पाकिस्तान का CPI स्कोर 2023 के 35 पॉइंट्स के मुकाबले में बढ़कर 39 पॉइंट्स हुआ है। इस रिपोर्ट में एहतसाब, पब्लिक अफेयर्स की मालूमात तक रसाई समेत दीगर उमूर का जायजा लिया गया है और इसके लिए डेटा कलेक्शन जनवरी से दिसंबर 2023 तक हुई है। इसी तरह वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भी पाकिस्तान की पोजीशन में थोड़ी बेहतरी आई है और 2023 में मिलने वाले 25 पॉइंट्स में 1 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और इन सब सोर्सेज की रिपोर्ट की बुनियाद पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2024 में पाकिस्तान को कुल 100 में से 27 पॉइंट्स का स्कोर दिया है, जो कि 2023 में 29 था। यानी कि पाकिस्तान में करप्शन का तासुर बढ़ गया है। वाज़ेह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1996 से हर साल दुनिया भर में करप्शन के हवाले से रिपोर्ट जारी करता है और गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान की रैंकिंग में उतार चढ़ाव देखे गया है, ताहम इसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इख्तिताम के बाद जो रिपोर्ट जारी की थी, उसमें पाकिस्तान कुल 175 ममालिक में 127वें नंबर पर था। लेकिन जब 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का इख्तिताम हुआ था, तो पाकिस्तान की रैंकिंग थोड़ी बेहतर हुई थी और कुल 180 ममालिक में पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नंबर 117 था। लेकिन PTI हुकूमत में एक बार फिर करप्शन के तासुर में इजाफा हुआ था और 2022 में जब PTI की हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो पाकिस्तान 117 से गिरकर 140वें नंबर पर पहुंच गया था। इसके बाद PDM हुकूमत में 2023 की रिपोर्ट में करप्शन का तासुर थोड़ा कम हुआ और पाकिस्तान का नंबर 133 हो गया और अब एक बार फिर करप्शन के तासुर में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान अब 135वें नंबर पर पहुँच गया है। आज की प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।